खुफिया बगीचा। मिस मैरी लेनक्स एक सफर पर थी, एक सफर जो उसकी जिंदगी बदल देगा, एक सफर जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। और अगर आप मैरी लेनक्स से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि जो भी बदलाव उसमें आएगा वो अच्छे के लिए ही होगा। दरअसल 10 साल की उम्र तक मैरी का पालन पोषण भारत में ही हुआ। जब से वो पैदा हुई थी, मैरी के अम्मी अब्बू उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे। घर के सभी नौकरों को बस एक सख्त हिदायत दी गई थी, जितना हो सके इस बच्चे को मुझसे दूर ही रखना। चाहे मैरी रोती या हंसती, उसके अम्मी अब्बू उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाते थे। ओह खुदा के लिए, इसका रोना बंद करो, इससे कितनी परेशानी होती है। इतना स्ट्रेस मेरे मेकअप के लिए अच्छा नहीं। उसे जो भी चाहिए बस दे दो। और ऐसा ही होता था। वो अपनी हुक्मरानी के बाल खींचना चाहती थी या फिर पूरे दिन अपने बिस्तर पर लेटकर शिकायत करना चाहती थी। वो सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकती थी और इसका ये नतीजा निकला कि मैरी जो एक खुदगर्ज लड़की बन चुकी थी, वो किसी भी चीज से खुश नहीं होती थी। फिर हैजा जैसी वबाई मर्ज पूरे भारत में फैल गई। उसके अम्मी अब्बू और घर के काफी नौकर इसका शिकार हो गए और अब मैरी की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। तो उसे अपने मामू मिस्टर आर्चिबल्ड क्रेवन के पास भेजा गया जो इंग्लैंड में थे, और मैरी अपने मामू की बड़ी महलदार के साथ वहां जा रही थी, जो थी मिसेस मेडलॉक। मिस लेनक्स के सामान को अंदर ले आओ। ये तुम्हारा कमरा है और तुम महज इस और इसके साथ वाले कमरे में जा सकती हो। घर के किसी और कमरे में नहीं जा सकती। मार्था तुम्हारी देखभाल करेगी। मुझे ये पसंद नहीं। पता है मेरे घर पर 11 भाई और बहनें हैं। खाने के लिए बहुत कम मिलता है, पर तुम्हें खाने के लिए इतने सारे लजीज पकवान मिल रहे हैं और तुम्हें इसकी जरा भी कदर नहीं। मैंने कहा मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, तो तुम इसे यहाँ से ले जाओ। उसने खाना नहीं खाया? नहीं मिसेस मेडलॉक, उसने कहा कि उसे ये पसंद नहीं, पर मुझे लगता है कि उसे जिंदगी में कुछ भी पसंद नहीं। इसलिए शायद वो इतनी नाजुक और कमजोर लग रही है। और मैंने तो उन्हें कभी मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा, और यहाँ पर रहकर तो आज तक कोई मुस्कुराया ही नहीं। खुदा इस बच्ची पर रहम करे। घर का नाम था मिसलेटवेट मैनर, यॉर्कशायर की एक अजीम रियासत जहाँ मीलों लंबे बगीचे थे। ये एक ऐसा घर था जहां तकरीबन 100 कमरे थे, पर मैरी को उनमें से सिर्फ 2 कमरों में ही रहने की इजाजत थी, और वो तन्हा थी। मार्था के अलावा उससे कोई बात करने वाला नहीं था, और मैरी ने अपनी जिंदगी में ना तो किसी को पसंद किया और ना ही किसी की परवाह की। उसने कभी किसी से दोस्ती भी नहीं की, तो अपनी खुशी के लिए मैरी को अकेले ही इन खूबसूरत बगीचों में निकलना पड़ता था। एक सर्द दिन उसने दौड़ लगाई, बस थोड़ा गर्म महसूस करने और खून में रवानी लाने के लिए। जंगल की ताजी हवा जो पत्तों और मिट्टी की खुशबू से भरी थी, उससे वो तरोताजा और बहुत हल्का महसूस करने लगी थी, जो कि उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तो उसने फैसला किया कि अब से हर दिन वो बाहर आकर दौड़ लगाएगी। जितना वो दौड़ती उतना ही उसे मजा आता। एक दिन वो बगीचे में आई और उसने एक बुजुर्ग बागबान को देखा जो वहाँ काम कर रहा था। कौन हो तुम? मैं हूँ मैरी लेनक्स। मुझे यहाँ इंडिया से लाया गया है। आप कौन हैं? बेन वेदरस्टाफ, तुम हमीज और मकदार लग रही हो। क्या उन्होंने तुम्हें वहाँ से भगा दिया? मुझसे इस तरह बात करने की आपकी जुर्रत? मैरी इस हासद भरे आदमी पर गुस्से से बरसने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि वो आदमी एक अजीब तरह की सीटी बजा रहा था, और फिर वो रुक गया और मुस्कुराया। और फिर मैरी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो हैरान रह गई। आ गया शरारती छुटकू। कहाँ थे इतने दिन? जंगल की जासूसी कर रहे थे, नन्हे शैतान। आप उससे बात करते हैं? ये कैसा परिंदा है? ओह, इस परिंदे का नाम रॉबिन है। इसके गुरूर को तो देखो। इसे जंगल के सारे राज पता है कि नहीं?
रॉबिन्स काफी मुहिब होते हैं और लगता है ये तुम्हें पसंद करने लगा है। मैरी को वो परिंदा इतना प्यारा और दिलशाद लगने लगा कि जिंदगी में पहली बार उसे अंदाजा हुआ कि किसी को पसंद करने का एहसास क्या होता है। वो मुस्कुराई, वो हंसी, और इसीलिए जब वो घर वापस आई तो इस बार उसे तन्हाई महसूस नहीं हुई। आज तुम अलग लग रही हो, तुम मुस्कुरा रही हो। ओह मार्था, आज मैंने एक बहुत ही कमाल की चीज देखी। और मैरी ने मार्था को उस खूबसूरत रॉबिन के बारे में सब कुछ बताया। मार्था बड़े गौर से सब कुछ सुन रही थी। सच में मार्था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक परिंदे के साथ दोस्ती करूंगी। उस रॉबिन से बात करके लग रहा था जैसे मैं किसी इंसान से बात कर रही हूँ। अच्छा, फिर तो तुम्हें मेरे भाई डिकन से मिलना चाहिए। डिकन? हाँ, डिकन हमेशा जानवरों और परिंदों को बचाने की फिराक में रहता है। उसने बहुत सारे जानवरों को बचाया है जिनकी माँ मर चुकी है। उसके पास एक कौवा है जिसे सूट कहते हैं, 2 गिलहरी और एक लोमड़ी जो हमारी पालतू है। अम्मी को लगता है कि जानवर और परिंदे उसके पास आकर अपने राज जाहिर करते हैं। सच में? तुम्हारी अम्मी भी इन चीजों पर यकीन करती है? ओह, मेरी अम्मी यॉर्कशायर की सबसे दानिशमंद खातून है। मैं तुम्हारी अम्मी और डिकन से जरूर मिलना चाहूंगी। एक बात कहूँ, मैं तुम्हारे बारे में उनसे जिक्र करूंगी और अगर उन्हें मिसेस मेटलॉक से इजाजत मिले तो मेरी अम्मी तुमसे जरूर मिलने आएंगी। अब मैरी 2 चीजों के लिए बहुत ही जोश में थी। 10 साल में पहली बार एक मार्था की अम्मी मिसेस सोरबरी और उसके भाई डिकन से मिलने के लिए और दूसरा रॉबिन से मिलने के लिए। तो वो वहां पर दौड़ कर गई जहां उसने बेन को काम करते हुए देखा था, इस उम्मीद में कि वो फिर से वहां रॉबिन को बुलाएंगे। और जब वो इंतजार कर रही थी, उसने देखा कि किस तरह बेन जमीन से घास फूस निकाल रहा था और फिर खोदकर सभी तरह के बीज बो रहा था। और अगर बेन का मिजाज ठीक होता तो वो उससे गुफ्तगू करने लगती। आप यहाँ पर कितने सालों से हो? मुझे यहाँ 20 साल हो चुके हैं, पर ये घर उसके रहते हुए इतना गमगीन नहीं था। कौन? आप किसकी बात कर रहे हो? मिसेस क्रेवन। उन्हें बगीचे पसंद थे, उन्हें चीजों को उगते हुए देखना पसंद था। वो मुझे बागीचे में हर किस्म के नायाब फूल उगाने को कहती थी। मुझे तो यहाँ कोई फूल नहीं दिख रहे हैं। धोखा मत खाना, इस खामोश जमीन के नीचे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जब बाहर का मौसम आएगा तब तुम देखोगी कि कैसे फूल जमीन से बाहर फूट कर आ रहे हैं और इतने सारे रंग फैल जाएंगे कि तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकती हो। ओह, मैं ऐसा होते हुए जरूर देखना चाहूंगी। क्या मैं भी फूल और पौधे उगा सकती हूँ? ये एक बहुत अजीम रियासत है, तुम्हें कोई न कोई जगह मिल ही जाएगी। अब दफा हो जाओ यहाँ से। और उस शाम मैरी घर वापस आई, बगीचे में खिलते हुए रंगों, फूलों को जमीन से बाहर निकलते हुए और मिसेस क्रेवन के बारे में सोचते हुए। आज मेरी बेन वेदरस्टाफ से बहुत लंबी बातचीत हुई। उन्होंने बाहर में चीजों के उगने के बारे में बताया और उन्होंने मुझे मिसेस क्रेवन के बारे में बताया, पर मैं उनसे पूछना ही भूल गई। मिसेस क्रेवन अब कहाँ पर है? वो गुजर गई। उनके पास एक खूबसूरत बगीचा था जिसकी देखभाल खुद वो और मिस्टर क्रेवन करते थे। एक दिन वो पुराने पेड़ की टहनी पर बैठी हुई थी और अचानक टहनी टूटी और वो गिर गई। वो इतनी बुरी तरह जख्मी हुई कि अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मिस्टर क्रेवन का दिल टूट चुका था। उन्होंने बगीचे को ताला लगा दिया और चाबी को दफन कर दिया। किसी को खबर नहीं कि वो कहाँ है। अब उन्हें इस घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। वो हमेशा सफर करते रहते हैं और यहाँ बिल्कुल नहीं आते। क्या इसलिए मैंने उन्हें अब तक नहीं देखा? अरे, क्या तुम्हें अब याद आया है कि तुम अब तक उनसे मिली नहीं हो? हाँ, क्योंकि मैंने किसी को भी पसंद नहीं किया और ना ही किसी ने मुझे। तो मुझे लगा कि मिस्टर क्रेवन भी मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आए। तुम्हें जिंदगी में कभी कोई पसंद कैसे नहीं आया? जब मैं इंडिया में थी तब ऐसा था, पर जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं बदल रही हूँ, क्योंकि अब मुझे रॉबिन पसंद है, मुझे बेन पसंद है, मुझे तुम पसंद हो। हालांकि मैं उनसे अब तक मिली नहीं, पर मुझे तुम्हारी अम्मी और डिकन भी पसंद है। पता नहीं मैं मिस्टर क्रेवन को पसंद भी करूँगी या नहीं। काश मिस्टर क्रेवन का दिल इस तरह टूटा नहीं होता। ओह, तो तुम्हें ये जंगल रास आ रहा है। पहली बार तो तुम बिना किड़किड़ किए अपना खाना चुपचाप खा रही हो।
फिर तुम लोगों और परिंदों को पसंद करने लगी हो और अब तुम्हें अपने मायूस मामू के लिए हमदर्दी हो रही है। अच्छी बात है। और मैं खुद का बगीचा उगाना चाहती हूँ। इससे बढ़िया ख्वाहिश तो और कोई हो ही नहीं सकती है। हाँ, पर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वैसे मैं डिकन को कुछ औजार और बीज लाने को कह दूंगी और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ओह, सच में? मुझे हर हफ्ते कुछ पैसे मिलते हैं और मुझे पता नहीं उन्हें कहाँ खर्च करना है। मैं उसे तुम्हें दे दूंगी। तुम तो बहुत रईस हो मिस लेनक्स। हम उसे डिकन को दे सकते हैं। मैरी डिकन से मिलने के लिए बेताब थी, उससे औजार और बीज लेकर उन्हें उगाना शुरू करने के लिए। उसके लिए वो एक नायाब जगह की तलाश करने लगी। एक रोज वो बगीचे में सैर कर रही थी, तभी उसने एक दीवार देखी जिसमें कोई दरवाजा नहीं था। उसने बहुत कोशिश की पर फिर भी उसे कोई दरवाजा नहीं मिला। उसने सोचा कि ये कैसी जगह है जो एक दीवार से घिरी हुई है और जिसका कोई दरवाजा नहीं है। अचानक कुछ तो उड़ते हुए आया और उसके कंधे पर आकर बैठ गया। वो था रॉबिन। वो रॉबिन सीधा दीवार के ऊपर उड़ गया और दूसरी ओर एक दरख्त पर बैठ गया। इससे मैरी को एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा मंसूबा सूझा। हाँ, वो बगीचा जो 10 सालों से बंद पड़ा है, वो खुफिया बगीचा। दीवार के पीछे दरख्त है। क्या दीवार उस चीज को छुपा रही है? क्या रॉबिन खुफिया बगीचे में रहता है? ऐसा लग रहा था कि जैसे रॉबिन ने मैरी के दिल के अंदर के सवालों को भांप लिया था। वो उड़कर आया और उसके पास से गुजर गया। मैरी देखकर उसके पीछे गई। तुम क्या ढूंढ रहे हो नन्हे दोस्त? क्या वहाँ पर तुम्हें कुछ चाहिए? चलो मैं उसे ढूंढने में मदद करती हूँ। अरे चाबी! वही चाबी, खुफिया बगीचे की। पर खुफिया बगीचा है कहाँ? चाबी के लिए दरवाजा कहाँ है? ओह, मुझे बताओ प्यारे रॉबिन, प्लीज मुझे उसके पास ले चलो ना। तो जादू की तरह रॉबिन फिर से उड़ गया और उसे दीवार के एक हिस्से की ओर ले गया। मुझे पता नहीं था कि इन झाड़ियों के पीछे भी कुछ है। ये रहा वो, ये रहा वो दरवाजा, खुफिया बगीचे का दरवाजा। यही है ना? आखिर उस खुफिया बगीचे में मैरी को कौन से खजाने मिलेंगे?